फिर पहले गाने की तरफ कैसे जाना हुआ? रियलिटी शोज़ से निकल के आप पहले गाने की तरफ कैसे पहुँचे? बहुत मज़ेदार बात है ये। मैं रहता था जब मुंबई में वन रूम किचन का एरिया था मेरा, और बात है 2007 की। जी। रियलिटी शो से निकला और उसके बाद में बहुत एक रिसर्च खुद पे किया, और फिर उसके बाद में मुझे लगने लगा कि मैं सबकी आवाज़ में कब तक गाता रहूँगा। वैसे भी मैं सबकी आवाज़ में गा नहीं पाता था, ये मैं मेरे जैसा ही गाता था। अब अगर किसी को उन्हीं की आवाज़ में सुनना पसंद है तो फिर उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। तो रियलिटी शो से भी बाहर शायद इसीलिए आ गया कि सबके गाने में नहीं गा पाता था। मुझे लगता था कि मिमिक्री आर्टिस्ट थोड़ी ना है कि मतलब ये लीजिए अब अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में, वो लीजिए सुनील शेट्टी साहब की आवाज़ में। तो वैसा नहीं होता है, आवाज़ तो आपकी अपनी होनी चाहिए। देन मैं जहाँ पे रहता था, मैं रियाज़ करता था, प्रैक्टिस करता था। वहाँ मेरे बगल के रूम में एक एक्टर हैं विनोद महाड़ी जी, अच्छा। जो ब्लैक फ्राइडे इन सब मूवीज़ में काम किए हुए थे। मुझे नहीं पता था, बाद में जब मूवी देखी तो मेरे समझ में आया। तो वो मेरा दरवाज़ा नॉक किए, और अगर विनोद जी कहीं भी हों, सुन रहे हों, तो मैं उनका ये धन्यवाद यहीं से कहना चाहूँगा इस पॉडकास्ट से, कि हमारी मुलाकात, हम अपनी जद्दोजहद में लग जाते हैं और नहीं होती है, लेकिन ये अभी भी आप मेरे दिल में आपका दिया हुआ वो ब्रेक ऐसा होता है कि पता नहीं कहाँ से कब आता है, कौन वो दे के चला जाता है। तो मेरा दरवाज़ा नॉक किए थे और बोले यार बहुत अच्छा गाते हो आप। क्योंकि वन रूम किचन था, जब मैं गाता था तो आवाज़ बाहर तक भी जाती थी। ये कहाँ की, मुंबई में कहाँ की? मुंबई मलाड वेस्ट में मैं रहता था, एकता नगर म्हाडा। तो बहुत खूबसूरत वो सोसाइटी है, और तब भी था। तो वहाँ पे सारे आर्टिस्ट जितने भी होते थे, या फिर बहुत सारे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते थे, वो वहाँ रहते थे। तो एक माहौल था कि डोसे वाले स्टॉल पे एकदम लोगों की भीड़ होती थी, और ऐसा लगता था कि मैं इलाहाबाद के हॉस्टल से बाहर निकल करके, हम लोग चाय और बंद के लिए जब आते थे, या निकल के कहीं कुछ खा रहे हैं, मूंगफली भरी खरीद के खा रहे हैं, तो वो माहौल वहाँ था। और दिन भर जो लोग इधर उधर भटक के आते थे, तो एक्टर हों या म्यूजिशियन हों या स्टूडेंट्स हों, कोई अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या तैयारी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ मिल करके बात करते थे। आज मैं यहाँ गया था, आज मैं ये किया। शाम को सब इकट्ठे होते थे? हाँ, कोई शाम को इकट्ठा होता था, कोई रात हो जाती थी। अच्छा। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री रात को बहुत काम कर रही होती है। तो वहाँ मैं रहा करता था, और उन्होंने मुझसे बोला बहुत अच्छा गाते हो। तो मैं, जाहिर सी बात है कि मैंने बोला कि प्लीज़ आप अंदर आइए। उनको मैं देखा करता था कि बगल वाले रूम में आते हैं, और बगल में एक हमारे जो पड़ोसी थे, उनको हम रवि भैया बोलते थे। तो यूपी के ही कहीं से, वो बदायूं या कहीं से तो थे, और बहुत रिस्पेक्ट करता था मैं उनका। वो डायरेक्शन फील्ड में थे। अच्छा। तो उन्हीं के पास आते थे। तो लिफ्ट में हम जब भी साथ आते थे तो एक दूसरे को देख के मुस्कुराते थे, लेकिन परिचय नहीं था। उस दिन वो एकदम घर पे ही अटैक किया उन्होंने, और मोहब्बत से। तो हमने बोला अरे प्लीज़ अंदर आइए आप। तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, एक बात ये बोलनी थी कि आपको कहीं भेजू गाने के लिए, तो गाओगे? कोई हैं जो लोग ढूंढ रहे हैं, एक फिल्म बन रही है, और उन लोगों के लिए काम कर रही है, एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं स्नेहा खानवलकर। वाह। तो हम नहीं जान रहे थे तब तक, क्योंकि इन सब चीज़ों में उतना ज़्यादा अवेयर नहीं था मैं कि सबको सर्च करूँगा, और आज की दुनिया तब नहीं थी। 2007 की बात है। तो वो साउंड ट्रिपिंग के बाद, जब स्नेहा एक साउंड ट्रिपिंग कर रही थी हम टीवी पे, ये उन सब के बाद ये की बात? उसी दौरान की बात। ये फिल्मों में आ चुकी थी? एक फिल्म उन्होंने किया था जिसको बहुत कम लोग जानते थे, कि राम गोपाल वर्मा जी की फिल्म थी गो। अच्छा। उसको वो बाद में मैं सर्च किया तो पता चला कि अरे बाद में हमने उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर और बाकी फिल्मों में सुना। ओ लकी लकी के बाद उनको लोग सुनने लगे। सो ये मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने छेड़ ही दिया, तो फिल्म की ही बात आ गई कि ये फिल्म थी। और इस फिल्म के लिए मुझे पहले ये बुलाया गया कि हम नए सिंगरों को ढूंढ रहे हैं, नई वॉइस चाहिए हमें, थोड़ा जो यूनिक होगा। तो वो मुझे नंबर दिया और बोले कि इनको कॉल कर लीजिएगा और मेरा नाम बता दीजिएगा। वो उनका नाम लिखा और कॉल किया, और उन्होंने बोला हाँ हाँ मैंने बोला था। तो ब्रिजेश आप कल आओगे? मैं आपको बोलती हूँ।
फला जगह पे आना है, तो वहीं कुछ लोगों को बुलाया मैंने सुनने के लिए, हम्म। तो आप भी आ जाइए। तो मैं गया दूसरे दिन, और वो किसी को सुन रही थी, तो वो निकल के गए और मैं बाहर बैठा हुआ था। फिर अंदर आया तो बहुत प्यार से मुझे बुलाया गया और बोले कि आप एक ब्रजेश क्या सुनाओगे। अच्छा। तो सबसे अच्छा ये लगता है कि जब आप किसी से मिलते हैं ना, वो आज मैं अभी भी मेरे अंदर भी पालता हूँ वो, और दूसरों में भी ढूंढता हूँ कि आपका जस्चर ना, जब कोई आ रहा हो मिल रहा हो, तो वो आप में खिलखिलाहट होनी चाहिए। जरूर। बिल्कुल, आप अपनी समस्याओं को लेकर के काम ना कर रहे हैं, क्योंकि आपका काम भी फिर वो समस्या में गिरता जा रहा है, और जो आगे जिनसे आपका रूट बनना है वो रूट छूटता चला जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे यार ये कंफर्ट कर दिए तुरंत कि तो ब्रिजेश बताइए आप क्या गाओगे, क्या गाते हैं। तो मैंने बोला अपने पुराने जो मैंने मात खाए थे अपने संघर्ष से, वो मेरा कहीं मेरे जीवन में काम आने लगा। तो मुझे लगा कि मैंने बोला कि मैं क्या सुनाऊँ आपको। तो बोले कि जो आपका दिल का है वो सुनाए, मैं तो वॉइस सुन रहे हैं। तो मैंने एक दिमाग में ये बना लिया था 2-3 महीने 4 महीने प्रैक्टिस के बाद, जब मैं रियाज़ वहाँ पे एक दूसरा प्रैक्टिस करने लगा, वो रियाज़ नहीं जो लूँगा और बेसिक रियाज़, मुझे लगा मैं फिल्म के गाने अब किसी को गा के नहीं सुनाऊंगा। अच्छा। क्योंकि फिल्म के गाने घर घर में हर लोग, एक रफ़ी साहब के गानों का क्या कैसे कैसे टेक्निक को क्या क्या गाए हैं सबको याद है। सबको याद है, सही बात है। के जी के अगर गाने गा रहे हैं या फिर आप सानुदा के गाने गा रहे हैं, सबके अंदर बसा हुआ है, वो गा के पा रहा है, लेकिन वो रिजेक्ट आपको वहीं कर देगा कि वो वाली बात नहीं है। तो ये मैं वो 3-4 महीने में ना, ये मैंने किया कि अब मैं किसी को फिल्मी गाना गा के नहीं सुनाऊंगा, अब मैं आवाज़ सुनाऊंगा। और आवाज़ सुनाने के लिए किसी फिल्म का गाना होना ज़रूरी नहीं है। तो मैंने राशिद खान साहब का एक ठुमरी गाया था। गा के भी सुना दीजिए, हम भी सुन लेंगे। हाँ श्योर। तो जैसे मैंने बोला कि ठुमरी, तो बोले अरे क्या बात है, सुनाइए, मज़ा आएगा। तो मैंने गाया, और गाने के बाद में एक्सप्रेशन तो तुरंत मिलने लगते हैं ना। बोले कि अभी तक जितने लोगों को जैसे सुना गया सभी लोग अच्छा गा रहे हैं, बट वॉइस का जो मज़ा आया वो, आपकी आवाज़ बहुत डिफरेंट है। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना, उस दिन इतने ऊपर इस बात को लेके चला गया कि मेरा सोचना बिल्कुल सही गया कि मैं किसी के पॉपुलर नंबर को नहीं गाऊंगा, क्योंकि वो सभी लोग जानते हैं, सबके दिमाग में बस एक एक नोट सबको याद है। हाँ, वो मुर्कियाँ, वो खटके, वो सब चीज़ वो लोग ढूंढते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि मुझे मज़ा आ गया, और हम लोग पक्का एक प्रोजेक्ट है, नाम नहीं लिया उन्होंने, उस पर हम लोग आपको बुलाएंगे और मैं आपको कॉल करूँगी। मैं वहाँ से निकला और मैंने राशिद आपका जो गाया, जी ज़रूर ज़रूर सुनाइए। बिल्कुल। बहुत सभी लोग सुने हुए हैं वो। उनका एक एल्बम था नैन अपने पिया से। अच्छा। तो मैंने वही गाया, थोड़ा वो कमर्शियल ठुमरी बनाए हुए थे। ये जॉली मुखर्जी साहब का कंपोज किया हुआ कुछ ऐसा तो था, या क्या अरेंज शायद उन्होंने किया था। नैन अपने पिया से लगाई रे, नैन अपने पिया से लगाई रे, गवनारी गवारी चाहे जो कहे, गवनारी गवारी चाहे जो कहे, नैन अपने पिया से लगाई रे। तो ये था। और इन गानों का मतलब हमारी लाइफ में बहुत मायने, और राशिद साहब की मैं बहुत इज्जत इसलिए करता हूँ कि क्लासिकल गाते हुए भी वो भाव को बहुत अच्छे से गाते हैं और बहुत क्लीन गाते हैं। हम जैसे नए लोगों के लिए उस वक्त भी आज भी सुन के उस बहुत सफाई सुनने को मिलता है, और उसे हम गा भी। मैं बहुत छोटा था जब वो गाना आया था, आओगे जब तुम। हाँ। मुझे पता नहीं था राशिद साहब कौन है, बस गाना अच्छा लगता था। तो उनके गानों में जो आप कह रहे हैं वो खास बात थी। वो भाव बहुत अच्छा गाते थे और बहुत क्लीन गाते थे। वो बहुत
मतलब इतने अंदर वो अपने रियाज में रखते होंगे, लेकिन जब वो लोगों के लिए गाते थे तो उस क्लासिकल वे में भी बहुत सरलता के साथ बड़ी बड़ी बातों को कह जाना कि दूसरे लोगों को भी लगता था कि यार प्रयास करो हो जाएगा। बाकी बड़े लोगों को सुन के लगता नहीं ये सब सुना जा सकता है, गाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ से एक जर्नी शुरू होती है और लगभग 4-6 महीने बाद स्नेहा खानवलकर का कॉल आता है और बोलती हैं कि हम लोग हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो डबिंग आज ही रख रहे हैं। उसी दिन उन्होंने बोला अच्छा कि अभी तुरंत आ जाओ। ये मुंबई की खास बात तब समझ में आई कि वहाँ लोग आपको 15 मिनट आधे घंटे में बुलाते हैं। अच्छा, मतलब आपकी तकदीर बदली आधे घंटे में, ऐसा हो सकता है मुंबई में? हाँ, मतलब आपको बदलने के लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आधा घंटा 45 मिनट बहुत हो गया। आजा आधे घंटे में आजा। अच्छा। तो मुझे बुलाया गया। मैं लिटरली शॉर्ट्स पहना हुआ था, एक बरमूडा था और टी शर्ट पहना हुआ था। सुनते ही मुझे लगा मैं बहुत पैशनेट हुआ करता हूँ हर काम के लिए, हमेशा ही रहता हूँ अभी भी। तो मेरा मूड बन गया, जैसे कोई बोलते आ जाओ तो लगता है अरे नया काम कोई आया, मज़ा आने वाला है। तो मैं निकल गया, ऑटो से निकला और शायद ऑटो के ठीक ठाक पैसे नहीं थे, बट लगा कि दाव पे लगा देंगे, सारा पैसा खत्म हो जाए चलेगा, टाइमिंग नहीं जानी चाहिए। और टेम्पो जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। टेम्पो जी जरूर, आपका जो एक रिदम है, लय आपकी लय नहीं टूटनी चाहिए। और अगर किसी के साथ वो लय बंधा हुआ है तो वो लय तो बिल्कुल ही नहीं टूटनी चाहिए। उसी को शायद जिनका रिदम में काम चल रहा होता है वो टीम बनती है। फिर लोग ये भी बोलते हैं कि अरे ये अपना अपना ग्रुप इसलिए बना रखे हैं क्योंकि बहुत सदियाँ लगे हैं इन रिदम को रिदम मैच करने में। बिल्कुल, तो ये टेम्पो मैच कर गया है। अब इससे बाहर के लोगों को तभी हम ले आएंगे जब हम सब मिल करके उन्हें ऑर्गेनाइज कर लें। बिल्कुल। तो मैं गया यहाँ से भागा और जो एड्रेस दिया गया था वो सलीम सुलेमान साहब के स्टूडियो। वाह, ये मैं पूछने वाला था आपसे कि स्टूडियो कौन सा था? हाँ, ब्लू स्टूडियो हाँ जी सुलेमान जी का था। वहाँ पे मैं गया और पहुँचते ही हमें दिवाकर बनर्जी जी दिखाई दिए। घोसला का घोसला उनकी मूवी छोटे बजट की बताई जाती है, वो पहली फिल्म है। अनुपम खेर साहब। हाँ, जो बहुत बड़ी हिट थी और बहुत मामूली बजट की फिल्म थी और जो लोगों में बिजनेस को लेके भी बहुत बड़ा साबित हुआ। वहाँ से फिर लोगों ने छोटे बजट की फिल्मों के बारे में सोचना शुरू किया। ये बात 2005 की है। ये दुनिया और पटांगा गाना जिसका बहुत हिट है। सो उनसे मुलाकात हुई। अब मेरे लिए मतलब वो दिन बहुत बड़ा दिन था और मैं सिर्फ चौंक रहा हूँ कि यार आज ही मैं, मतलब ये सारी चीज़ें जब भी मेरे सामने कुछ बड़ा वाक़या गुजर रहा होता है, खूबसूरत वाला, दुखी वाक़या में मैं याद नहीं करता हूँ किसी को, मैं खुद लड़ रहा होता हूँ। तो मुझे लगा कि अरे यार मेरे गांव के लोगों को मैं बताता कि आज मैं आया हूँ। मुझे गांव हमेशा याद आता है, मेरे लोग, मेरे बचपन के दोस्त और मम्मी पापा या मेरे भाई, सब लोग, मतलब ऐसे लगता है कि काश मैं उन्हें दिखा सकता कि मैं कहाँ हूँ। और फिर मुलाकात हुई, फिर उन्होंने बोला कि ये गाना है, ऐसे ऐसे करना है, तो गाना वो डब किया वहाँ। और तब हमारी मुलाकात अभिजीत बघानी जो हाँ प्रोग्रामर, हाँ, उस वक्त ये लोग उस गाने को प्रोग्रामिंग किए हुए थे। ध्रुव धल्ला, ये लोग, ये दुनिया और पटांगा गाना उन्हीं का है, कैलाश खेर जी वाला। कैलाश जी वाला जी। तो इन लोगों से मुलाकात हुई और गाना डब करके मैं आ गया और बड़ी उम्मीद थी कि गाना आने वाला। पहले मैंने टाइटल ट्रैक भी गाया था। अच्छा, ओए लकी लकी ओए। हाँ, लेकिन उसी समय लगा कि नहीं, ये गाने के लिए नहीं, दूसरा बड़ा गाना कराते हैं। तो मेरा दूसरा एक सॉन्ग था, उसमें हूरिया, तो मैंने वो गाना गाया था। देन ये गाना रिलीज़ होते होते, क्योंकि फिल्म का कारोबार है, 2008 में आया। 3 साल लगते हैं। नहीं, 7 में ये, अच्छा 7 में आया था। ओके। और 8 में ये गाना रिलीज़ हुआ था। और जब ऑडियो रिलीज़ हुआ तो मुझे डेंगू हुआ था। मैं एक हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज था, मुंबई में ही जी। और मुझे ये जो है सीडी मुझे देखने आए हुए थी, तो वहाँ ये सीडी मुझे दिया गया कि फाइनली ये देखो। तो मेरा प्लेटलेट शायद 50,000 बड़ा होगा
खुशी की वजह से। हाँ हाँ, मुझे ऐसा लगा अरे वो हाथ में लेते ही मैं फिर मुझे इमोशंस मेरे तुरंत आते हैं, तो मैं भर भर के रोने लगा कि इतनी बड़ी ख्वाहिश तो नहीं थी यार कि 70 mm पे नहीं आना था मुझे, और मेरे प्लान में नहीं था ये वो मिल रही हैं जो मैंने सोचा ही नहीं था। तो थैंक्स हाँ, ऊपर वाले को। ईश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ा सोचा था। हाँ, और लगा कि मेरा नाम आया है, और उस टीम के साथ नाम आया जो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो ये इस तरह से हमारी पहली गानी थी। बड़ी स्टार कास्ट, परेश रावल साहब। हाँ हाँ, सभी लोग उसमें, अभय देओल जी थे। हाँ, अभय देओल जी थे। और वो फिल्म बहुत हिट रही, उसकी म्यूजिक लोगों ने बहुत हाँ सुना। जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो सर गाना कौन सा था, अगर आप चाहें 2 लाइनें तो दर्शकों के लिए। गाना हमारा था ये आंसू न बहा ये मोती न लुटा, ये आंसू न बहा ये मोती न लुटा, ओए तू जाना तो मैं की करना, ओए मैं मरना तो तू की करना, ओए उरिया। तो ये गाना था जो हम लोगों ने किया था, जो फिल्म में चलता है। और इस गाने के लिए मुझे कई जगह से, दिल्ली से कभी कोई बस में है, एफएम में सुन लिया, या कोई ऐसा जो मेरा परिचित होता था, वो लोग कॉल करते थे, अरे ब्रजेश मैंने तुम्हारा ये गाना सुना, आ रहा था, नाम भी लिया। तो वो पहला ब्रेक जो था ना, वो सबसे बड़ा ब्रेक मुझे लगता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए पहला पड़ा उसका सबसे खूबसूरत होता है, सबसे इम्पोर्टेंट। जी।